बस ये दो छोटा सा बात आपको याद रखना। पैसा आया तो पॉजिटिव, ठीक है, क्रेडिट साइड, पैसा गया तो नेगेटिव डेबिट साइड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यानी हम लोग मैक्रो का ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लीजिए या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोलिए, सारा हम लोग कर चुके हैं। बस एक चैप्टर रह गया है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो चलिए जल्दी जल्दी से आज इसको भी एकदम क्विकली, एकदम आसानी से हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बीओपी बोलते हैं। तो पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग बीओपी। क्या बोलते हैं? बीओपी। तो बीओपी क्या होता है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। मतलब दो कंट्री के बीच जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, दो कंट्री के बीच जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से ध्यान दीजिएगा, दो कंट्री के बीच, मान लीजिए इंडिया, ठीक है, और यूएसए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है, इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, विच हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा जरा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, आखिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सा आइटम होता है? ठीक है, आता क्या देखिएगा। पहला है ऑल विजिबल आइटम्स। क्या है? ऑल विजिबल आइटम्स। विजिबल यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। यानी कि जितना भी गुड्स है इसके अंदर सारा आ जाएगा गुड्स। ऑब्वियस है, जो भी गुड्स रहता है, जैसे मशीन हो गया, ठीक है, या फिर राइस हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये सारा क्या है? विजिबल आइटम है ना। तो जितना भी विजिबल आइटम्स होगा यानी गुड्स, सबको किसके अंदर लेंगे हम लोग? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के। किसके? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यानी जो गुड्स है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का कौन सा आइटम हो जाएगा? विजिबल आइटम। ठीक है। दूसरा है ऑल इनविजिबल आइटम्स। ऑल इनविजिबल आइटम्स। तो इनविजिबल का मतलब ही होता है विच कांट बी सीन और टच, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जैसा कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सारा क्या है? सर्विसेज है। ये क्या है? सर्विसेज। और सर्विसेज हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो जितना भी गुड्स है वो विजिबल आइटम में आएगा, जितना भी सर्विसेज है वो इनविजिबल के अंदर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है कैपिटल ट्रांसफर्स या कैपिटल ट्रांजेक्शंस भी बोलते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या आ जाएगा? जितना भी कैपिटल रिसीट्स है या फिर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जिससे या तो एसेट्स को फर्क पड़ रहा है या फिर लाइबिलिटीज को। ठीक है। तो जितना भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैपिटल रिसीट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, किसके अंदर आ जाएगा? कैपिटल ट्रांसफर के अंदर। यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस के अंदर ये तीन आइटम्स आते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया। विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स,
इनविजिबल आइटम जितना भी सर्विसेज है, और कैपिटल ट्रांसफर यानी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यही सारा ट्रांजेक्शन्स किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मीनिंग के बाद हम लोग अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, ये चैप्टर पूरा इसी टॉपिक पे डिपेंडेंट है। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं अगर वो समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो बीओपी का मीनिंग के बाद है कंपोनेंट्स। क्या आखिर बीओपी का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो एक एक करके इसको हम लोग आराम से समझते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है करंट अकाउंट। क्या है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट होता क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या है? तो करंट अकाउंट क्या है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्चुअली कितना रिसीट्स कर रहे हैं और कितना पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जितना भी करेंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसको जिस अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग करंट अकाउंट। ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक्चुअल रिसीट्स और एक्चुअल पेमेंट का क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, जिसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट में। ठीक है, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा आइटम्स है जो कि करंट अकाउंट में दिखाया जाता है, यानी आइटम्स इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट। वो कौन कौन से आइटम्स है जो कि करंट अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं। तो सबसे पहला है एक्स यानी एक्सपोर्ट। ठीक है, और एम का मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और अभी जस्ट बताए थे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल आइटम्स। यानी इस तरह भी बोल सकते हैं कि करंट अकाउंट में पहला क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम यानी कि गुड्स। ठीक है, दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और जस्ट बताए थे सर्विसेज यानी कि इनविजिबल आइटम्स। यानी इसको इस तरह भी बोल सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जितना भी आप ट्रांजेक्शन करोगे अपना कंट्री में नहीं, अपना कंट्री से किसी और कंट्री के बीच जो ट्रांजेक्शन होता उसको रिकॉर्ड करते हैं बीओपी में। अगर मान लीजिए आप दिल्ली से रांची भेज रहे हो तो उसको बीओपी में नहीं दिखाओगे, ध्यान रखेंगे। इंडिया से अगर बाहर ट्रांजेक्शन हो रहा है यानी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अब्रोड या इंपोर्ट कर रहे हो अब्रोड से, तब उसको हम लोग बीओपी में दिखाते हैं। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। थर्ड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी क्या क्या हो गया? गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, डोनेशंस। इसको हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को वन वे ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं या वन वे ट्रांसफर भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। यूनिलैटरल, यूनि का मतलब ही होता है वन साइडेड, एक तरफा, है ना? एक तरफा, वो एक तरफा वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ और है इसका मतलब। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि वन साइडेड है। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी कंट्री में डोनेशन दिए हो तो जरूरी नहीं है कि वो कंट्री भी आपको डोनेट करेगा, इसलिए ये वन वे ट्रांजेक्शन कहलाता है, वन साइडेड कहलाता है, रिक्लेम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो इस तरह यानी गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, डोनेशन, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर। और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को कहां दिखाते हैं? करंट अकाउंट में। ठीक है, एक तरफा का मतलब कुछ और नहीं समझिएगा यहाँ पे। लास्ट है फोर्थ वन, फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू अब्रोड।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फैक्टर सर्विसेज के बदले जो इनकम मिलता है। ये फैक्टर इनकम क्या होता है कि जो भी आप किसी को मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, है ना, कैपिटल हो गया, तो इसके बदले जो रिवॉर्ड मिलता है, जैसे लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, है ना। तो ये सारा कुछ फैक्टर सर्विस या फैक्टर इनकम के अंदर आता है। तो इसको भी कहाँ दिखाएंगे हम लोग, करेंट अकाउंट में। तो आपको ये चारों आइटम एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ये याद हो गया तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। तो करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, जितना भी विजिबल आइटम है यानी कि गुड्स, जितना भी इनविजिबल आइटम है यानी कि सर्विसेज, जितना भी वन वे ट्रांसफर है यानी कि गिफ्ट्स, ग्रांट, रेमिटेंसेस, डोनेशन, ठीक है, और जितना भी फैक्टर इनकम यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाएगा, करेंट अकाउंट के अंदर। यहां तक क्लियर है। तो हम लोगों ने जो भी आइटम्स देखा करंट अकाउंट में उसी को कंपोनेंट्स बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन में अगर रहेगा कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, तो जो भी बताए थे आपको, यानी विजिबल आइटम यानी गुड्स, इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये सारा आइटम जो भी था वही करंट अकाउंट का क्या है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ध्यान दीजिए, करंट अकाउंट का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। यानी कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन प्लस होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन माइनस होगा, कौन डेबिट साइड में जाएगा, कौन क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसको बताने से पहले एकदम एक छोटा सा बात बता रहे हैं, आप वो समझ जाओ, देखो आराम से समझ में आएगा। फिर याद रखिएगा, जितना भी ट्रांजेक्शन जिससे आपको इनकम होगा, यानी पैसा जितना भी आएगा, ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे पैसा आएगा उसको पॉजिटिव दिखाते हैं, और पॉजिटिव यानी क्रेडिट साइड। ध्यान रखेंगे, एकदम आराम से समझिएगा। अगर पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव आइटम, क्योंकि पैसा आ रहा है, और किधर साइड, क्रेडिट साइड। अगर पैसा जा रहा है यानी आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो नेगेटिव आइटम, और जा रहा है तो डेबिट साइड। बस ये दो छोटा सा बात आपको याद रखना, पैसा आया तो पॉजिटिव, ठीक है, क्रेडिट साइड, पैसा गया तो नेगेटिव, डेबिट साइड। अब देखते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट। अब आपको पता है ना कि एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है, कि हम अपना सामान किसी अनदर कंट्री में बेच रहे और वहां से पैसा ले रहे। तो एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है, एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है। तो जितना भी एक्सपोर्ट है, चाहे आप विजिबल आइटम का करो यानी गुड्स, चाहे इनविजिबल आइटम का, लेकिन कर तो एक्सपोर्ट रहे ना, तो चाहे विजिबल आइटम का करो या इनविजिबल आइटम का करो, जितना भी एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आइटम में दिखाओगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव आइटम में दिखाएंगे क्रेडिट साइड। क्वेश्चन इसी से उठ के आएगा, कोई भी एक दे देगा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए दे दिया एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है, बाहर से क्या बाहर को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मशीन क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मशीन क्या है, विजिबल आइटम है ना, और एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, पैसा आ रहा है, तो क्या लिखोगे, इसको कहां दिखाएंगे हम लोग, पॉजिटिव आइटम में, और कौन सा साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा आएगा तो पॉजिटिव, और कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। फिर दूसरा, ऑल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने से पैसा जाता है, जा रहा है तो नेगेटिव, कौन सा साइड, डेबिट साइड। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, रिसीट्स ऑफ फैक्टर इनकम, रिसीट्स ऑफ यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आपको मिल रहा है, रिसीट लिखा हुआ, तो पैसा आ रहा है ना, सेम चीज, पैसा आएगा तो पॉजिटिव आइटम विच साइड, क्रेडिट साइड। फिर उसी तरह पेमेंट्स ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं एफ आई यानी फैक्टर इनकम, तो पेमेंट कर रहे हो ना, यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आप क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो। ठीक है, तो पैसा जा रहा है,
तो जाएगा तो नेगेटिव आइटम, कौन सा साइड, डेबिट साइड। यानी सिंपल सा बात है कि करेंट अकाउंट में ऐसा आइटम जिससे पैसा आएगा हमेशा पॉजिटिव आइटम में क्रेडिट साइड, और अगर पैसा जा रहा है ऐसा ट्रांजेक्शन से तो नेगेटिव आइटम में डेबिट साइड। यही इसका स्ट्रक्चर है कि जितना भी पैसा आ रहा है सबको क्रेडिट में दिखाओगे, जिससे भी पैसा जा रहा है उसको डेबिट में दिखाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने करेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया, मीनिंग भी हम लोगों को पता चल चुका है। अब इसका एस्टिमेशन देखेंगे कि आखिर करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा इसको जरा। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट, कि आखिर करंट अकाउंट का जो बैलेंस है प्लस में आया माइनस में आया कैसे आखिर निकालते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेम ही है दोनों। इसको बीओटी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, बीओटी याद रखिएगा। बीओटी और बीओपी दोनों अलग अलग टर्म है। एक और नाम है मर्चेंडाइज बैलेंस, ये नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में कोई भी नाम से दे सकता है, ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, किसका, गुड्स का। ध्यान से, यानी हम बोल सकते हैं कि ट्रेड बैलेंस में हम लोग सिर्फ विजिबल आइटम्स को कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब ट्रेड बैलेंस निकालोगे है ना, तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम, और विजिबल आइटम यानी किसको बोलते हैं, गुड्स को। तो सिर्फ हम लोग विजिबल आइटम्स लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट किए हैं उसमें से गुड्स का इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, जो भी बच के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो इसके बाद इसके बारे में आपको एक बात याद रखना है, एक होता है ट्रेड सरप्लस। क्या है, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब है जो बीओटी का बैलेंस है वो प्लस में आएगा। किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस में कब आएगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स रहेगा। जाहिर सी बात है, जब आपका इनकम ज्यादा है और पेमेंट कम है तभी ना आपका बैलेंस किस में आएगा, प्लस में, यानी सरप्लस। तो ट्रेड सरप्लस क्या होता है, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसी तरह एक होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का जो मतलब है, उसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है माइनस में यानी नेगेटिव आया, तो कब हो जाएगा, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, यानी पेमेंट ज्यादा कर रहे हो और रिसीव कम हो रहा है ना, तो समय क्या देगा, डेफिसिट। क्लियर है। तो ट्रेड बैलेंस कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एग्जाम में क्या करेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का भी वैल्यू दे देगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भी वैल्यू दे देगा। बहुत लोग क्या करेगा, दोनों एक्सपोर्ट को ऐड करके दोनों का इंपोर्ट से माइनस कर देगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड बैलेंस में हम लोग सिर्फ विजिबल आइटम लेते हैं, यानी सर्विसेज वाला पे ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ गुड्स वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का जो सेकेंड बैलेंस है उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। बहुत लोगों को ये चीज समझने में डिफिकल्टी होता है, ठीक है, ध्यान से, बहुत इजी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके यहाँ से आराम से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कैसे निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर्विसेज है ना दो तरह का होता है, याद रखिएगा, सर्विसेज दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं फैक्टर सर्विस और एक को बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मतलब फैक्टर के बदले जो भी इनकम वगैरह रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हो, जैसे लैंड है ना, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, तो ये सब के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलता है, इसको वेजेस मिलता है, इसको इंटरेस्ट मिलता है।
तो फैक्टर के बदले जो इनकम मिल रहा है या फिर पेमेंट कर रहे हैं तो उसको फैक्टर सर्विस लेंगे। नॉन फैक्टर सर्विस क्या हो गया, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाएगा, नॉन फैक्टर सर्विस में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर्विसेज दो तरह का होता है, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस। ठीक है यहां तक। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकालोगे, जब गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकालोगे तो फैक्टर सर्विस से मतलब नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विस लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं NFS यानी नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को ऐड कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। अब इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस माइनस प्लस माइनस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फिर माइनस प्लस माइनस, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। आप क्या करते हैं ना कि जो सेम प्रॉपर्टी वाला है उसको एक साथ ले लेते हैं, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को एक साथ। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स फिर एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है। और जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस। यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ना लिख करके हम लोग क्या लिख दिया, बीओटी या फिर ट्रेड बैलेंस। और ये दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या कहलाता है, ट्रेड बैलेंस। और एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस का जो बैलेंस बचता है चाहे प्लस में है या फिर माइनस में है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ट्रेड बैलेंस, ठीक है, प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो हम लोग का जो थर्ड है करंट अकाउंट के अंदर वो आता है इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस, इनविजिबल का मतलब ये होता है सारा सर्विस। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, सारा सर्विसेज, चाहे फैक्टर हो नॉन फैक्टर हो। तो इनविजिबल बैलेंस कैसे निकालते हैं, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस करेंट ट्रांसफर्स। अब बोलोगे ये नया टर्म क्या आ गया, करेंट ट्रांसफर्स, यानी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को ही हम लोग करेंट ट्रांसफर्स बोलते हैं। तो ये जैसे ये तीनों को ऐड करेंगे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इनविजिबल बैलेंस। अब आइए लास्ट जिसको निकालना है करेंट अकाउंट का बैलेंस। तो आखिर करेंट अकाउंट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। करेंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू होता है क्या क्या हो गया, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। एकदम सिंपल, क्या है, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस में क्या आ जाएगा, सारा गुड्स, और इनविजिबल बैलेंस में क्या आ जाएगा, सारा सर्विसेज। तो करेंट अकाउंट यही तो बताता है कि जितना भी गुड्स और सर्विसेज है इसमें शो करते हैं हम लोग करेंट अकाउंट में। यानी करेंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो बीओपी का जो कंपोनेंट था पहला करंट अकाउंट, उसको हम लोग पूरा अच्छे से कर चुके हैं। अब बीओपी का हम लोग सेकेंड कंपोनेंट करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ना, ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शन शो करते हैं, ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शन।
तो कैपिटल अकाउंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो कैपिटल ट्रांजेक्शन यानी क्या हो गया? जितना भी कैपिटल रिसीट्स होगा और जितना भी कैपिटल पेमेंट्स होगा। ठीक है, जितना भी कैपिटल रिसीट्स होगा, जितना भी कैपिटल पेमेंट्स होगा, उसको कहां दिखाता है? कैपिटल ट्रांजेक्शन में। और कैपिटल ट्रांजेक्शन को कहां दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। यानी सिंपल सा बात है, ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे एसेट्स या लायबिलिटी को फर्क पड़ेगा, उसको कहां दिखाओगे? कैपिटल अकाउंट में। जैसे बोलोगे एग्जांपल, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ किस में दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट्स अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, FDI। ठीक है, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? अपना ही कंट्री में नहीं कर रहे, एक कंट्री से दूसरा कंट्री के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। यानी कंपोनेंट पहला क्या हो जाएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा? बोरोइंग्स। आपको पता है कि इससे लायबिलिटी को फर्क पड़ता है, लोन वगैरह जो भी लोगे, तो ये भी किसका कंपोनेंट हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट का। थर्ड क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रिजर्व्स। इंटरनेशनल रिजर्व्स यानी सेंट्रल बैंक के पास जो गोल्ड रिजर्व, फॉरेन रिजर्व, वो सब रखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये तीनों किसका कंपोनेंट हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट का। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंपोनेंट्स हम लोग देख लिए हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे? कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर। कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है, पहले भी बताए थे आपको कि अगर पैसा आ रहा है तो प्लस क्रेडिट साइड, पैसा जा रहा है तो माइनस डेबिट साइड। तो ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शंस, ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शंस causing inflow of foreign exchange, inflow of foreign exchange, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी ऐसा कैपिटल ट्रांजेक्शन जिससे फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है? इनफ्लो, यानी पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो किधर दिखाएंगे? पॉजिटिव आइटम में। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर उसी तरह all capital transactions causing outflow of foreign exchange, outflow of foreign exchange मतलब ऐसा कैपिटल ट्रांजेक्शन जिससे फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है? आउटफ्लो, यानी जा रहा है पैसा। तो जा रहा है तो नेगेटिव आइटम, कौन सा साइड? डेबिट साइड। बस एक दो छोटा सा बात तो याद रखना है कि अगर पैसा आ रहा है, जैसे बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रोड, बाहर से लोन ले रहे हैं, तो बाहर से लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और किधर साइड? क्रेडिट साइड। अगर यही रहेगा रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन यानी जो लोन लिए थे उसका पेमेंट कर दिए, पेमेंट करने से पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो नेगेटिव। तो सिंपल सा चीज है, आपको पहचानने में ज्यादा ना बहुत परेशानी वाला बात नहीं है। सिंपल सा चीज देख लीजिएगा कि अगर पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो डेबिट। अब जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से ना जो चीज बताने जा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या करेगा ना, एग्जाम्पल दे देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए दे दिया एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब पूछेगा कि एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर को हम लोग करेंट अकाउंट में दिखाएंगे या फिर कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, एंड वाई। ठीक है, मान लीजिए आपने पहचान लिया
कि एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अरे यार कंप्यूटर है, ये तो विजिबल है, कंप्यूटर को देख सकते हैं ना। अब भैया बोले थे कि जिसको भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, कहाँ चल जाएगा, करेंट अकाउंट में। आप ये तो पहचान लिए कि एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर किसमें, करेंट अकाउंट में। बट इस वाई का अगर आपने आंसर नहीं दिया तो फिर से नंबर मिलेगा अंडा। कितना मिलेगा, अंडा। यानी आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि वाई एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट। तो क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज, क्या है ये, विजिबल आइटम, इट इज अ विजिबल आइटम। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई आइटम जो कि विजिबल है उसको कहाँ दिखाएंगे, करेंट अकाउंट में। ध्यान रखेंगे इस चीज को। यानी इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुत सारा आइटम दे देगा, जैसे दे दिया डिस इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट, क्या लिख दिया, डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर दे दिया इस तरह, इसको और थोड़ा और इजी कर लो, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए दे दिया इन्वेस्टमेंट टू आरओडब्ल्यू, आरओडब्ल्यू यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट टू आरओडब्ल्यू, टू यानी कि आप बाहर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टू है ना, तो टू है तो पहले सबसे पहले बात इन्वेस्टमेंट दिखा तो कहाँ चल जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट एंड इन विच साइड। ठीक है, तो भाई पैसा जा रहा है तो नेगेटिव आइटम, और कौन सा साइड, डेबिट साइड। तो जो बीओपी से जो क्वेश्चन आएगा ना, यहीं से आएगा। कोई भी आइटम दे देगा, उसको पूछेगा कि करंट अकाउंट में होगा या कैपिटल अकाउंट में, एंड वाई, या फिर दे देगा और पूछेगा कि करंट अकाउंट में होगा और कैपिटल अकाउंट में, और इन विच साइड। तो साइड कैसे पता करोगे, पैसा जा रहा है तो डेबिट, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट। यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां से भी क्वेश्चन उठा करके दे देता। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि आखिर वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको जल्दी से समझेंगे और वही क्वेश्चन हो सकता है मे बी एग्जाम में आ जाए। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीओपी। कंपेयर करके साथ में दिखा दे रहे ताकि आसानी हो जाए आप लोग के लिए। और एक होता है एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। एग्जाम में कभी कभी इसका डिफरेंसेस दे देता लिखने के लिए। ठीक है, 3 नंबर में आ जाएगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। तो ऑटोनोमस आइटम का पहले क्या होता है, तो ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बीओपी क्या होता है, ये ऐसा ट्रांजेक्शन है, ये ऐसा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सबसे पहला बात ये इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट टू द स्टेट ऑफ बीओपी। मतलब बीओपी का स्टेट यानी कंडीशन, यहां पे स्टेट का मतलब क्या है, कंडीशन। तो बीओपी क्या क्या ऐसा कंडीशन है कि बीओपी प्लस में है, बीओपी माइनस में है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, इस चीज से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जो एकोमोडेटिंग आइटम होता है ये ऐसा ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि डिपेंडेंट होता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि बीओपी प्लस में है तो उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे, बीओपी माइनस में है तो उसके अकॉर्डिंग। मतलब इसका जो भी है, यानी आप बोल सकते हैं कि एकोमोडेटिंग आइटम जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑटोनोमस आइटम पे। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दूसरा है इसका जो मोटिव है ये होता है टू अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। ठीक है, और इसका जो मोटिव है ये होता है टू कीप बीओपी बैलेंस। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थर्ड है कि ऑटोनोमस आइटम है जो बीओपी का, उसके अंदर कौन कौन सा आइटम्स आता है। ठीक है, यानी आइटम्स इंक्लूडेड इन ऑटोनोमस। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है भाई, पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स यानी विजिबल आइटम। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ
सर्विसेज यानी कि इनविजिबल आइटम्स। तीसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, है ना, यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी वही गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशन। और चौथा है कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो ये जो स्टार्टिंग का तीन है, क्या क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये तीनों किसके अंदर आता था? अगर आपको याद होगा तो करंट अकाउंट के अंदर। ये तीनों को कहाँ दिखाते थे? करंट अकाउंट के अंदर। और ये जो लास्ट वाला आइटम है इसको कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल ट्रांसफर है, यानी कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी आप बोल सकते हो कि बीओपी को हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, जो बीओपी का ऑटोनोमस आइटम है, जो बीओपी का ऑटोनोमस आइटम है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? करेंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। ध्यान रखेंगे, ये नेचर पर डिपेंड करता है। जैसा ट्रांजेक्शन, जैसे ये और ये कहाँ चला जाएगा? करेंट अकाउंट में। लास्ट आइटम यानी कैपिटल ट्रांसफर कहाँ चल जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यानी ऑटोनोमस के बारे में क्या क्या बात समझे कि ये क्या होता है? बीओपी के स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। इसके अंदर कौन कौन सा आइटम्स आते हैं? गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। और इसको हम लोग करेंट अकाउंट में भी दिखा सकते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो एकोमोडेटिंग का आइटम्स कौन कौन सा है भाई? तो इसका आइटम्स क्या हो जाता है? बोरोइंग्स, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। यानी जितना भी कैपिटल ट्रांसफर्स है, जितना भी कैपिटल ट्रांसफर्स है वो किसके अंदर आएगा? एकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर। यानी हम बोल सकते हैं कि एकोमोडेटिंग आइटम्स का जो रिकॉर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही दिखाया जाता है। ठीक है, यही देखिए डिफरेंस भी मिल गया हम लोगों को 4 पॉइंट। जो ऑटोनोमस आइटम्स है, ठीक है, उसको करंट अकाउंट में भी दिखा सकते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी, लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम है उसको सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बोलोगे कि भैया ठीक है सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये वाला पॉइंट ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि स्टेट ऑफ बीओपी क्या होता है? स्टेट ऑफ बीओपी, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। क्या ये स्टेट ऑफ बीओपी? देखो बीओपी के 2 स्टेट, 3 बोल सकते हो एक तरह से। एक होता है बीओपी सरप्लस। क्या होता है? बीओपी सरप्लस। यानी जो बीओपी का वैल्यू है किस में है? प्लस में आया। बीओपी का वैल्यू किस में है? प्लस में आया। तो प्लस में कब आएगा? जब रिसीट्स ज्यादा रहेगा और पेमेंट्स कम होगा। ठीक है, फिर एक होता है बीओपी डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब जो वैल्यू है किस में आएगा? माइनस में। तो ये कब होगा? जब रिसीट्स कम होगा और पेमेंट्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो बीओपी सरप्लस और बीओपी डेफिसिट, ये दोनों को ही हम लोग बोलते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। ध्यान रखेंगे, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम मतलब बीओपी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा कि जो बीओपी का वैल्यू है वो कितना आएगा? 0, ना तो प्लस में आए ना तो माइनस में आए। तो इसको बोलते हैं हम लोग बीओपी किसमें है? इक्विलिब्रियम में। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर बीओपी का वैल्यू प्लस में आ जाए या फिर माइनस में आ जाए, दोनों ही सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। अगर प्लस में आया तो सरप्लस कहलाता है, अगर माइनस में आया तो डेफिसिट। तो ये जो प्लस और माइनस होता है ना, यही होता है ऑटोनोमस आइटम के वजह से। किसकी वजह से होता है? ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिए तो सरप्लस में हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा कर दिए तो डेफिसिट में आ जाएगा। और इसी अनबैलेंस जो सिचुएशन है इसको क्या करता है? करेक्ट करता है कौन? एकोमोडेटिंग आइटम्स। क्लियर है यहां तक? तो इतना आसानी से ये चैप्टर भी एकदम कंप्लीट हो गया। यानी आपका जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स थे मैंने वो सारे अच्छे से करवा दिए। अब आप कितना अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये तो आपको ही पता होगा। तो इस चैप्टर का ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें।
इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकता है वो तो एकदम है कि श्योर आएगा, या तो कौन सा आइटम करेंट अकाउंट में होगा, या फिर कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट में होगा एंड वाई, ये वाला क्वेश्चन, या फिर करेंट अकाउंट के किस साइड में होगा, यानी डेबिट साइड में होगा या फिर क्रेडिट साइड, यानी कि करेंट अकाउंट में होगा या कैपिटल अकाउंट में होगा और विच साइड में होगा। तो ये तो मतलब अच्छे से, यानी आपको जितना भी आइटम्स है करेंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का सब अच्छे से देख जाना है। थर्ड, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग, ये दोनों को अच्छे से पढ़ जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं, यहीं से क्वेश्चन आता है। इतना बड़ा चैप्टर लग रहा था, छोटा सा तो चैप्टर है, लेकिन बस ये आपको बस इतना पढ़ जाना, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारा आइटम्स, ऑटोनोमस, एकोमोडेटिंग। ठीक है, आपका क्वेश्चन देखिएगा, अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बीओपी जब सरप्लस में आता है, बीओपी जब सरप्लस में आता है तो क्या जरूरी है कि करेंट अकाउंट का वैल्यू भी प्लस में आए और कैपिटल अकाउंट का वैल्यू भी प्लस में आए। ठीक है, करंट अकाउंट का वैल्यू अगर प्लस में आता है तो इसको करंट अकाउंट सरप्लस बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट का वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो इसको कैपिटल अकाउंट सरप्लस बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बीओपी सरप्लस होने के लिए क्या दोनों का सरप्लस होना जरूरी है? तो बहुत लोग क्या बोलेंगे कि हाँ कि भैया दोनों प्लस में आएगा तभी तो वैल्यू प्लस में आएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, यानी बीओपी सरप्लस को होने के लिए करंट अकाउंट का सरप्लस में होना जरूरी नहीं है या कैपिटल अकाउंट का सरप्लस में होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए करंट अकाउंट का वैल्यू आया मान लीजिए -200, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का वैल्यू आया +400। अब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? प्लस में 200। हम बताए थे ना कि जब प्लस में आता है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। तो क्या दिखे कि करंट अकाउंट माइनस में होने के बाद भी बीओपी का वैल्यू किस में आ सकता है? सरप्लस में। यानी बीओपी को सरप्लस होने के लिए दोनों का सरप्लस होना जरूरी नहीं है। उसी तरह बीओपी का डेफिसिट में होने का मतलब ये नहीं है कि करंट अकाउंट का वैल्यू भी माइनस में आएगा और कैपिटल अकाउंट का वैल्यू भी माइनस में आएगा। दोनों का डेफिसिट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए करंट अकाउंट -200 है, कैपिटल अकाउंट +100 है, तो वैल्यू कितना आएगा? -100, है ना। तो देखो ये तो प्लस में था फिर भी क्या आ गया? वैल्यू माइनस में, यानी डेफिसिट आया ना। यानी डेफिसिट होने के लिए दोनों का डेफिसिट होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? बस ये छोटा सा बात आपको याद रखना। तो मेनली जो आपका ये चैप्टर ये डिपेंडेंट है यही सब में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस, एकोमोडेटिंग, और चैप्टर आपका समाप्त। हाँ जी बच्चों, तो उम्मीद है आज का ये जो लास्ट चैप्टर था मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, हम वहां पे आपका जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।